नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश, दुनिया, समाज, राजनीति और आपके लिए जरूरी हर बड़ी खबर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत की ऊंची उड़ान। इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। कहा, टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का पायनियर बना भारत। 1 लाख करोड़ का रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड लॉन्च। उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्य गठन की रजत जयंती पर विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित। कहा, संसदीय प्रणाली का प्रमुख स्तंभ हैं विधानसभाएं। जनता से जुड़ने और जमीनी स्तर पर सेवा करने का अवसर प्राप्त करना बड़ा सौभाग्य। केरल के कोल्लम में फातिमा माता नेशनल कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। चरित्र निर्माण में शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर। नशे की लत को बताया युवाओं के सामने बड़ी चुनौती। से नो टू ड्रग्स मूवमेंट को समर्थन देने की अपील। समावेशी विकास की दिशा में नए मानक स्थापित करेगा भारत। कोलकाता में भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स की 125वीं वर्षगांठ समारोह में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, सामूहिक प्रयत्नों से 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार। और भारत और बहरीन के बीच अंतरिक्ष फिनटेक में सहयोग पर जोर। दिल्ली में दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री स्तर की बैठक। स्वास्थ्य, व्यापार और गाजा शांति योजना पर सहयोग बढ़ाने पर भी हुई चर्चा। दुनिया का सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास है। भारत अब केवल टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं रह गया है, वो टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का पायनियर बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 में शिरकत की। इस दौरान देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी में देश का विकास एक नियमित क्रम का सिर्फ अनुपालन भर नहीं है, बल्कि इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में इनोवेशन यानी नवाचार के आधुनिक तंत्र निर्मित करने के लिए अनुसंधान को सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व के सबसे अधिक सफल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को देश में बनाया गया है। आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी के इस समय में बहुत आवश्यकता थी कि इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर मंथन के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट एक साथ जुटे और वो मिलकर के दिशा दिखाएं। इसी आवश्यकता ने एक विचार को जन्म दिया और इसी विचार से इस कॉन्क्लेव का विजन बना। मुझे खुशी है कि आज वो विजन इस कॉन्क्लेव के रूप में शेप ले रहा है। कई मंत्रालय, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स इस प्रयास में एक साथ है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आज हमारे बीच एक नोबेल लॉरिएट भी मौजूद है। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश में अनुसंधान और विकास तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान और विकास तंत्र को बढ़ावा देना है। हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च और इनोवेशन को
स्केल अप किया जा सके। इसके साथ साथ हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। आपको लगता होगा ये 1 लाख करोड़ मोदी के पास रहने वाला है, इसलिए ताली नहीं बजा रहे हो। ये 1 लाख करोड़ रुपया आपके लिए है, आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है, आपके लिए अवसर के नए द्वार खोलने के लिए है। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विधानसभाएं हमारी संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख स्तंभ हैं। उत्तराखंड राज्य के गठन की रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड के देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को वो संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने विधायकों से कहा कि जनता से जुड़ने और जमीनी स्तर पर उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त करना एक बड़ा सौभाग्य है। राष्ट्रपति ने समग्र विकास प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य में मानव विकास सूचकांक के कई मानकों में सुधार की सराहना की। बढ़ती साक्षरता दर पर खुशी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राज्य में महिला शिक्षा में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड की पावन भूमि से आध्यात्मिकता और शौर्य की परंपरा निरंतर प्रवाहित होती रही है। उन्होंने कहा कि पावन भूमि कई ऋषियों और साधुओं का निवास स्थान रही है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। विकास के समग्र प्रयास के बल पर राज्य ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज के कई मानकों पर सुधार हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्यों में साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर भी कमी आई है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बोलूनी, विचेंद्र पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसे असाधारण महिलाएं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। श्रीमती ऋतुखंडली भूषण की राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष नियुक्ति करके उत्तराखंड विधानसभा ने अपना गौरव बढ़ाया है। मैं चाहूंगी कि सभी हितधारकों के सक्रिय प्रयास से उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के निर्माण के लिए संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रावधान किया था। राष्ट्रपति ने संविधान निर्माताओं के नीति निर्देश के अनुरूप समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने के प्रयासों की भी सराहना की। हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के निर्माण हेतु संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं के नीति निर्देश के अनुरूप समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने से जुड़े उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की मैं सराहना करती हूँ।
मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड विधानसभा में 550 से अधिक, जो अध्यक्ष महोदय भी उल्लेख कर रही थी कि अधिक विधेयक पारित किया गया है। उन विधेयकों में उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक तथा नकल विरोधी विधेयक शामिल है। पारदर्शिता, नैतिकता और सामाजिक न्याय से प्रेरित ऐसे विधेयकों को पारित करने के लिए मैं अतीत और वर्तमान के सभी विधायकों की सराहना करता हूं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज फातिमा माता राष्ट्रीय महाविद्यालय कोल्लम के हीरक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। ये समारोह डॉक्टर जेरोम एम फर्नांडीज द्वारा इसकी स्थापना के बाद से शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में संस्थान के विशिष्ट योगदान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली यात्रा पर केरल के कोल्लम स्थित फातिमा माता राष्ट्रीय महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में शामिल होने कोल्लम पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि एक महान, सशक्त और करुणामय समाज के निर्माण के लिए मानव निर्माण सबसे महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने चरित्र निर्माण में शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। For the benefit of the society in many ways, not only one individual is getting educated, but a character is being built. We are always saying man-making is a must for making a good society, a strong society, a society cares for others. All these things cannot come overnight. A self-discipline is a must for a good society. A self-discipline means what? We should not trouble others. We should not try to steal the property of others. We should live for ourselves, but living for ourselves alone, again it is a sin in my opinion. While you are living for yourself, you should live for others also. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने देश भर में नशा मुक्त समुदाय बनाने के प्रयासों को साझा करते हुए नशे के विरुद्ध जन आंदोलन की पुरजोर अपील की। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का खतरा दुनिया भर में युवाओं के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों को अपूरणीय क्षति हो रही है। उन्होंने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य, नैतिक बल और सामाजिक समरसता के लिए नशा मुक्त जीवन शैली आवश्यक है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के जिम्मेदार और उचित उपयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया। Time has to be allocated for everything. Okay, you want to see social media, that also you allocate some time. Don't drown into the social media all the time. We should not be habituated to anything that will dictate trends to us. We should have a self-control on everything. And my special appeal to you is for the youngsters, that I am doing all my years in this social war. I am always against drugs. I am always against drinks. So I have started one app now, that No to Drugs. That is the biggest minus point that every society all over the world is facing, where the freedom is more. We should never misuse the freedom. Rather, we should have self-control. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज केरल के कोल्लम में फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉयर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने नारियल रेशे को सतत विकास का प्रतीक बताया और भारतीय नारियल रेशे उत्पादों के लिए आधुनिक ब्रांडिंग और वैश्विक बाजार विस्तार का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जाहिर किया कि मजबूत नेतृत्व और सतत सहयोग के साथ कॉयर उद्योग नए मील के पत्थर हासिल करता रहेगा और विश्व स्तर पर चमकेगा। इस दौरान उन्होंने भारत के कॉयर क्षेत्र की उल्लेखनीय वृद्धि की सराहना की। FICEA के सदस्यों ने कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सीपी राधाकृष्णन के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों और इंडस्ट्री वाइड कोलैबोरेशन के परिणाम स्वरूप उस अवधि के दौरान निर्यात दुगना हुआ था।
उपराष्ट्रपति ने टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों की ओर वैश्विक बदलाव से उत्पन्न अवसरों पर जोर दिया। उन्होंने ब्रांडिंग, गुणवत्ता और बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। निर्यातकों को एकजुट करने, हितों की रक्षा करने और वैश्विक बाजारों में भारतीय कॉयल की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करने में FICEA की महत्वपूर्ण भूमिका की उन्होंने सराहना की और उपराष्ट्रपति ने हितधारकों को साझेदारी की भावना को और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे भारतीय कॉयल को दुनिया भर में स्थिरता, गुणवत्ता और नवाचार का पर्याय बनाया जा सके। All industry is in turmoil. Every industry is in turmoil today, and there are positiveness also. There are negativeness, there are positiveness, but I am sure your product is going to be accepted by the whole world as green product. So that is the biggest plus point what you are having. You all know that how much strain we have taken to get the eco mark for our product from Environment Ministry. That time it was, they have not organized that committee. Eco product approval committee has not been formed for nearly 13 years. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि जहां लोकतंत्र स्थायी और मजबूत शासन होता है, वहां नीतिगत फैसले बेहतर होते हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया को आकर्षित करती है और आज दुनिया भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। कोलकाता में भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना के 125 वर्ष के उत्सव के शुभारंभ समारोह को उन्होंने संबोधित किया। इंडिया एट 100 एन एज ऑफ न्यू डॉन विषय पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत क्लीन और ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। भविष्य में पर्यावरणीय और जलवायु संकट के बीच दुनिया को समाधान की राह दिखाने का काम भारत करेगा। उन्होंने कहा कि भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यशैली और सामाजिक उत्तरदायित्व से बाकी चेंबर्स को प्रेरणा मिली है। चेंबर की यात्रा ने देश के विकास में कई आयाम स्थापित किए हैं। हमें जो भारत का, विकसित भारत का जो सपना साकार होता दिख रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना साकार होता दिख रहा है, ये आप सबके प्रयासों के कारण हो रहा है। आप सब अलग अलग इंडस्ट्री, सर्विस, व्यापार, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर के अंदर, आप सर्विस सेक्टर के अंदर आज भी दुनिया का मेडिकल हब सबसे बड़ा है और आने वाले समय के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल हब भारत होगा। दुनिया का टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा हब भारत होगा। एनर्जी, क्लीन और ग्रीन एनर्जी का आने वाला समय भारत का होगा। इलेक्ट्रिक वाहन के अंदर आने वाले समय में भारत का होगा। ऐसे सारे सेक्टर के अंदर जिस तरीके से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन आने वाले समय में विकसित भारत के सपनों को साकार करेगा, आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शिक्षा, साहित्य, दर्शन, स्वतंत्रता, संघर्ष और उद्योग में पश्चिम बंगाल का गौरवशाली इतिहास है। बंगाल के दार्शनिक और विचारकों ने भारत के विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान विकसित भारत के निर्माण में होगा। कुछ दशक पहले भारत की आधी आबादी यानी महिलाएं कामकाजी श्रेणी में नहीं थीं, मगर आज दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें भारत की महिलाओं की भागीदारी ना हो। मैं जब पार्लियामेंट में देखता हूं IPS का बेज आए तो 45% महिलाएं, IAS का बेज आए तो 45% महिलाएं। आप कोई भी सेक्टर चल जाए, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फाइटर प्लेन हो, ट्रेन हो, दुनिया का कोई सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर के अंदर भारत की महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। आप 10 साल बाद देखेंगे कि हर क्षेत्र के अंदर जो हमारी 30 साल पहले जो हमारी आधी आबादी काम नहीं करती थी, घरेलू कामकाज महिला के रूप में होती थी, आज आने वाले समय के अंदर 10 साल के अंदर ये आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान भारत के विकास में होगा। और इसीलिए हमें जो भारत का, विकसित भारत का जो सपना साकार होता दिख रहा है,
जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना साकार होता दिख रहा है, ये आप सबके प्रयासों के कारण हो रहा है। और आइए बुलेटिन में अब एक नजर डालते हैं देश और दुनिया के कुछ और बड़े अपडेट्स पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वो सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों सहित उन संस्थानों में आवारा कुत्तों के खतरे के संबंध में 7 नवंबर को निर्देश जारी करेगा, जहां कर्मचारी कुत्तों को सहायता, भोजन और उन्हें आश्रय देते हैं, जिससे वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाते। 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने इस बात का संज्ञान लिया कि ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव उसके समक्ष उपस्थित थे। देश की तेजी से बढ़ रही जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक $300 अरब के स्तर तक पहुंच सकती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि किसी भी देश की जैव अर्थव्यवस्था में कृषि, वानिकी, मत्स्य और जलीय कृषि समाहित होते हैं। कृषि के नए स्वरूप पर केंद्रित इस रिपोर्ट के मुताबिक कृषि का तकनीकी रूपांतरण भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के केंद्र में भूमिका निभाएगा। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूचियों को नवीनतम करने की कवायद विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कल से शुरू होगी। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगी। BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहले वनडे वर्ल्ड कप जीतने पर 51 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने कल फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रचा। ये राशि खिलाड़ियों, चयनकर्ताओं और सपोर्ट स्टाफ में बांटी जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत विभिन्न हस्तियों ने इस जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी है। अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है। 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। भूकंप से मज़ार शरीफ में ऐतिहासिक ब्लू मॉस्क को कुछ नुकसान पहुंचा है। दीवारों से कई ईंटें गिर गई हैं ब्लू मॉस्क की, और मस्जिद सुरक्षित है। सदियों पुराना ये स्थल अफगानिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक है। अमेरिका में जारी शटडाउन के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सरकारी विभागों में कामकाज को दोबारा चालू करने के लिए डेमोक्रेट्स के दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी शटडाउन की जल्द ही 6ठा सप्ताह शुरू होने के बावजूद उनकी वार्ता करने की कोई योजना नहीं है। भारत दौरे पर आए बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़ायानी के साथ 5वीं भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी मित्रता, मजबूती, व्यापारिक संबंधों और लोगों के बीच घनिष्ठ संपर्कों का जिक्र किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पिछली GCC बैठक का जिक्र उन्होंने किया इस दौरान, और कहा कि हमने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, संस्कृति और जन जन के बीच संबंधों में काफी प्रगति की है, लेकिन अंतरिक्ष, फिनटेक और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र हमारे रिश्तों के लिए काफी संभावनाएं अभी रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और बहरीन के बीच उभरते क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष, फिनटेक और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। India and Bahrain share centuries-old ties of friendship, underpinned by trade linkages and strong people-to-people ties. We also believe in a common goal and commitment for promoting peace and prosperity for our people and for our common region. Since our last HJC meeting, we have made significant progress bilaterally in defense, security, trade and commerce, health, culture, and people-to-people ties. But there are new areas such as space, fintech, and technology that hold considerable promise for our relationship. भारत और बहरीन ने महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने और एक निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब पहुंचने की घोषणा की है। विदेश मंत्री ने गाजा क्षेत्र में स्थायी समाधान के लिए गाजा शांति योजना को समर्थन की बात भी दोहराई। We thank the leadership of the Kingdom of Bahrain for taking care of the welfare of the Indian community. Let me also add, Excellency, that we have at a regional level, we can see there's unprecedented change, not just in the region, even globally. So I take the opportunity to reiterate our support for the Gaza peace plan, which we hope will lead to a lasting and durable solution. और आइए अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी अहम खबरें।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज और जीबीपी अस्पताल में प्रमुख स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में स्वास्थ्य क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है। 9 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू हुए हैं, 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू होने वाले हैं। आईटी के माध्यम से इंटर डिपार्टमेंट रेफर सिस्टम भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 4 साल के अंतराल के बाद दरबार स्थानांतरण फिर से शुरू हुआ। इसमें बदलते मौसम के साथ सरकार के कार्यालयों को श्रीनगर और जम्मू के बीच स्थानांतरित करना शामिल है। दरबार स्थानांतरण के तहत श्रीनगर में सिविल सचिवालय और अन्य स्थानांतरित कार्यालय 30 और 31 अक्टूबर को बंद हो गए। आज से अगले 6 महीने के लिए शीतकालीन राजधानी जम्मू से काम शुरू कर दिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों की समस्याओं को सबसे पहले सुना और अधिकारियों को उनकी शिकायतों के जल्द ही निस्तारण के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य की प्रमुख स्वास्थ्य सहायता योजना स्वास्थ्य साथी के तहत 31 अक्टूबर तक 1 करोड़ लोगों ने अस्पताल में उपचार कराने का लाभ हासिल किया। इस योजना के तहत निवासियों को 13,156 करोड़ रुपए का कैशलेस चिकित्सा उपचार मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। राज्य कैबिनेट ने टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। डेली वेजेस कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 319 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चरणबद्ध कार्रवाई योजना ग्रैप के दूसरे चरण के प्रतिबंध पहले ही लागू कर दिए हैं। और फिलहाल मेरे साथ आज की खबर में इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं पुंछ में इंडियन आर्मी की ऑपरेशन हिल जीत के 60 साल पूरे होने पर आयोजित डायमंड जुबली सेलिब्रेशन की तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। Let's go.